हेलो एवरीवन। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद करता हूँ आप सभी फिट एंड फाइन होंगे। आज के दिन की शुरुआत करेंगे 13 सितंबर 2022 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के साथ। हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान दीजिएगा हर एक क्वेश्चन पे। एक भी न्यूज़ छूटनी नहीं चाहिए। पीडीएफ और टेलीग्राम दोनों का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप दोनों को वहां से अवेल कर सकते हैं। इसके अलावा सबसे पहले चलिए बात कर लेते हैं कल के क्वेश्चन की। कल मैंने आपसे बिल्कुल नन्ना मुन्ना सिंपल सा क्वेश्चन पूछा था, और क्वेश्चन ये था कि इनमें से कौन सी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि चिल्ड्रंस वेलफेयर के लिए कार्य करती है। तो बच्चों के कल्याण के लिए पूरे दुनिया में कार्य करती है यूनाइटेड नेशंस की एक संस्था, जिसको बोला जाता है यूनिसेफ। इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। यूनिसेफ की स्थापना 1946 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क, और इस टाइम पे इसके प्रेसिडेंट हैं टॉर हैट्रेम। क्या नाम है? टॉर हैट्रेम। आप में से ज्यादातर स्टूडेंट्स ने सही आंसर किया है। कुछ स्टूडेंट्स ने भले ही आईएलओ बोल दिया, तो आप लोग ध्यान रखना, आईएलओ का मतलब होता है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। यह संस्था पूरे दुनिया में लेबर्स के लिए बेहतर कार्य करती है। अब शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर। पहला क्वेश्चन है कि ये कौन सा राज्य है जहां पर एक मिलिट्री स्टेशन और एक रोड का नाम भारत के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत के नाम पर रखा गया है। तो ये है अरुणाचल प्रदेश। अभी हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के अंदर एक मिलिट्री स्टेशन में जो द्वार है, इस द्वार का नाम जनरल बिपिन रावत द्वार रखा गया है। इसकी खास बात यह है कि अरुणाचल प्रदेश के कल्चर के आधार पर इसका डिजाइन दिया गया है इस द्वार का। और इसके अलावा अगर बात करी जाए रोड की, तो एक 22 किलोमीटर का रोड है। कितना? 22 किलोमीटर का रोड। और ये रोड कनेक्ट करता है वालोंग से किबीथू तक। कहां पर? किबीथू। तो ये जो 22 किलोमीटर का रोड है, अब इसको कहा जाएगा जनरल बिपिन रावत मार्ग। और जो ये मिलिट्री स्टेशन है, इसका नाम रखा गया है जनरल बिपिन रावत मिलिट्री गैरिसन। ठीक है। और कुछ टाइम पहले ध्यान रखिएगा, सीडीएस बिपिन रावत के नाम पर गुजरात के अंदर राजकोट में एक अंडरपास का भी उद्घाटन किया गया था। तो मतलब कहने का ये कि गुजरात के राजकोट के अंदर एक अंडरपास का नाम भी सीडीएस बिपिन रावत के नाम पर रखा गया था। और इन सारी चीज़ों का उद्घाटन अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर इस टाइम पे हैं बीडी मिश्रा, उनके द्वारा अभी हाल ही में किया गया है। ध्यान रहे आपको, सीडीएस बिपिन रावत का निधन हो गया था दिसंबर 2021 में। और उसके बाद इस बार 26 जनवरी में भारत सरकार की तरफ से उन्हें मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। किससे? पद्म विभूषण। अगला क्वेश्चन है, ये कौन सा राज्य है जहां पर इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स के द्वारा अभी हाल ही में गगन स्ट्राइक नाम की एक्सरसाइज कंडक्ट करी गई है। तो गगन स्ट्राइक को इस बार पंजाब बॉर्डर में कनेक्ट किया गया। ये जो पंजाब बॉर्डर है, यहाँ पर कहाँ पे? तो ध्यान रखिएगा, अंबाला के पास इसको कंडक्ट किया गया। इसमें इंडियन आर्मी की तरफ से खर्ग कॉर्प ने हिस्सा लिया था, और इंडियन आर्मी और एयरफोर्स दोनों का ये जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज थी। और इसका मेन उद्देश्य ये था कि आने वाले टाइम में कभी ज़रूरत पड़े तो इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी एक साथ फ्रैंकली कोई भी ऑपरेशन रैंडम बेसिस पर भी ऑपरेट कर सकें। इसकी खास बात यह थी कि इस ऑपरेशन को लीड किया गया है लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा के द्वारा। किसके द्वारा? प्रतीक शर्मा। ये जनरल ऑफिसर कमांडिंग है खर्ग कॉर्प्स के। और इस टाइम पर आर्मी चीफ कौन है? आर्मी चीफ हैं मनोज पांडे। यह भारत के पहले इंजीनियर अधिकारी हैं जो कि आर्मी चीफ की पोस्ट पर हैं। और इंडियन एयरफोर्स चीफ इस टाइम पे कौन है? ये है वीआर चौधरी। पूरा नाम है इनका विवेक राम चौधरी। और इंडियन एयरफोर्स डे आने वाला है, जो कि 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान निक्षय 2.0 पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो निक्षय 2.0 पोर्टल प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसका मेन उद्देश्य यह है कि ये पोर्टल आपको जानकारी देगा कि टीबी डिसीज से बचने के लिए आपको किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। इसके अलावा यह आपको रियल टाइम डेटा भी बताएगा कि पूरे भारत में टीबी के इस टाइम पर कितने मामले नज़र आए हैं और उनमें कितने लोगों को रिकवरी हो रही है। ये जो पूरा पोर्टल है, इसको ट्यूबरक्लोसिस एलिमिनेशन फ्रॉम इंडिया बाय 2025 मिशन के अंतर्गत लॉन्च किया गया है। कहने का मतलब यह है कि भारत सरकार भारत को टीबी मुक्त बनाना चाहती है 2025 तक। तो 2025 का टारगेट लेकर हम चल रहे हैं, पूरे तरीके से टीबी मुक्त करना है भारत को। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बताता हूं, भारत के अंदर
जितनी भी इन्फेक्शन डिसीज हैं उनमें से सबसे ज्यादा जो मौतें होती हैं हर साल वो टीबी से ही होती है। और टीबी एक बैक्टीरिया की वजह से होता है। इस बैक्टीरिया को हम लोग बोलते हैं माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। मैं यहां पर लिख देता हूं, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ये कौन से राज्य या फिर यूटी की पुलिस फोर्स है जो कि भारत की पहली ऐसी पुलिस फोर्स बन गई है जिसने ये प्रावधान अभी बनाया है कि कोई ऐसा क्राइम जिसमें 6 साल से अधिक की अगर सजा मिल रही है तो उस केस में फॉरेंसिक डिटेल्स होना बहुत जरूरी है। मतलब कहने का कि फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन होना मैंडेटरी है। तो यह है दिल्ली पुलिस। दिल्ली पुलिस के द्वारा अभी हाल ही में एक नया प्रावधान लागू किया गया है कि अब कोई भी ऐसा क्राइम जिसमें 6 साल से अधिक की सजा दी जा रही है तो जिस व्यक्ति को सजा दी जाएगी वो सजा तभी हो पाएगी जब उससे पहले उस केस की फॉरेंसिक डिटेल पूरी होंगी। अगर फॉरेंसिक जांच नहीं होगी तो 6 साल से अधिक की सजा नहीं दी जा सकेगी। इसके लिए दिल्ली पुलिस के द्वारा फॉरेंसिक मोबाइल वैन चलाई गई है कि कभी भी कोई भी क्राइम अगर हो जाता है तो सडन ये जो मोबाइल वैन होगी ये फॉरेंसिक टीम की वहीं पर पहुंचेगी और तुरंत ही जांच करेगी ऑन द स्पॉट। तो ये अच्छा कदम लिया गया है। इससे कोई भी केस अगर होगा तो उसको स्ट्रेंथ मिलेगी। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार है और इस टाइम पे दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं विनय कुमार सक्सेना। कौन है? विनय कुमार सक्सेना। अभी कुछ टाइम पहले ही अपॉइंट किए गए हैं और इन्होंने अनिल बैजल को सक्सीड किया है। अगला क्वेश्चन है, ये कौन सा शहर है जहां पर भारत का तीसरा स्टील्थ फ्रिगेट जो कि इंडियन नेवी में शामिल किया गया है प्रोजेक्ट 17A के अंतर्गत, जिसका नाम है तारागिरी। तो ये जो तारागिरी शिप है और ये एक तरीके का स्टील फ्रिगेट है, इसको इंडियन नेवी में अभी हाल ही में मुंबई से शामिल किया गया। आपको पता है टोटल कितने स्टील फ्रिगेट इंडियन नेवी को चाहिए? टोटल 7 चाहिए। कितने? 7। 7 में से जो 3 है ये जीआरएसई बनाएगा। जीआरएसई का मतलब क्या है? इसको बोलते हैं गार्डन रीच शिप बिल्डर्स इंजीनियर्स। ये कोलकाता में है। और बाकी के बचे जो 4 फ्रिगेट हैं ये बनाए जाएंगे मझगांव डॉक लिमिटेड के द्वारा। तो ये तीसरा स्टील द फ्रिगेट है जिसका नाम है तारागिरी। इससे पहले 2 लॉन्च हो चुके हैं। पहले का नाम था हिमगिरी, हिमगिरी, और दूसरे का नाम था उदयगिरी। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है, ध्यान रखिएगा। तो पहला हिमगिरी, दूसरा उदयगिरी और तीसरा तारागिरी। तो 3 इंडियन नेवी को मिल चुके हैं। अभी 4 स्टील द फ्रिगेट बनना बाकी हैं। इनको मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के तहत बनाया गया है। तारागिरी की खास बात यह है कि इसका वजन 3510 टन है। कितना? 3510 टन। प्रोजेक्ट 17A के अंतर्गत इसको लॉन्च किया गया था और प्रोजेक्ट 17A साल 2015 में लॉन्च किया गया था। ये जो 7 स्टील द फ्रिगेट बनाए जाने हैं इनके लिए भारत सरकार ने 50,000 करोड़ की धनराशि आवंटित करी है। कितनी? 50,000 CR की मदद से। इंडियन नेवल चीफ हैं इस टाइम पे आर हरि कुमार। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में यूएस ओपन जीतकर दुनिया के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी सबसे कम उम्र में कौन बन गए हैं? तो ये है कार्लोस एल्कराज गार्फिया। पूरा नाम इनका सी एल्कराज गार्फिया है। वैसे इनको कार्लोस एल्कराज बोला जाता है जनरली। तो इन्होंने अभी हाल ही में 2022 का यूएस ओपन जीत लिया है और इसी के साथ दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी भी बने हैं सबसे कम उम्र के। इस टाइम पर इनकी उम्र 19 साल है और ये स्पेन के खिलाड़ी हैं। इस साल का जो यूएस ओपन महिला में है, तो ध्यान रखिएगा महिला एकल खिताब इस बार ईगा श्वेतक ने जीता है। इसी तरीके से मेंस डबल आर राम एंड जे सलिसबरी। विमेंस डबल की अगर बात करें तो के सिनियाकोवा और बी क्रेस्कोवो। और मिक्स डबल की अगर बात करें तो एस सैंडर्स और जे पियर्स। तो ये वो विनर्स हैं इस बार के जो कि यूएस ओपन में इस बार विजयी रहे 2022 के सत्र में। इसके अलावा इस बार का ऑस्ट्रेलियन ओपन में मेन सिंगल जीता है राफेल नडाल ने। इस बार का जो फ्रेंच ओपन है उसमें भी मेन सिंगल राफेल नडाल ने जीता है। और इस साल का जो विंबलडन है वो जीता है नोवाक जोकोविक ने। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। और यूएस ओपन में अब आ गए कार्लोस अल्कराज। अगला क्वेश्चन है, ये कौन सा देश है जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन समिट 2022 को अटेंड कर रहे हैं? तो इस बार संघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का जो समिट है ये उज्बेकिस्तान में किया जा रहा है। कहां पर? उज्बेकिस्तान में। और शहर कौन सा है? इसको बोलते हैं समरकंद। समरकंद। और अगले साल जो 2023 का एससीओ समिट होगा ये आयोजित किया जाएगा इंडिया में।
भारत इसको होस्ट करेगा नई दिल्ली में। बाय द वे, उज्बेकिस्तान की कैपिटल है ताशकंद और यहाँ पर करेंसी चलती है सोम। और एक चीज़ और ध्यान रखिए, जो एससीओ है, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना साल 2001 में करी गई थी और इसका हेडक्वार्टर है चाइना के अंदर, बीजिंग। इस टाइम पर इसके 8 मेंबर कंट्रीज हैं: चाइना, इंडिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया, पाकिस्तान, तजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान। अभी हाल ही में वर्ल्ड फर्स्ट एड डे कौन से दिन मनाया गया? तो प्राथमिक चिकित्सा दिवस हर साल सितंबर के दूसरे सैटरडे को मनाया जाता है। तो इस बार दूसरा शनिवार पड़ा सितंबर का, 10 सितंबर को। तो इस दिन इसको मनाया गया और इस बार 2022 की थीम रही लाइफ लॉन्ग फर्स्ट एड। ये दिवस इसलिए मनाया जाता है कि किसी को भी अगर चिकित्सा की ज़रूरत हो तो आप हमेशा तत्पर रहें, ये प्रायोरिटी होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, ये कौन सा देश है जिसने अभी हाल ही में एक नया कानून पास किया है और इस कानून के तहत इस देश ने ये कहा है कि ये न्यूक्लियर स्ट्राइक्स जो होंगी उसको ऑथराइज करते हैं अपने डिफेंस के लिए। मतलब कहने का कि इस देश का मानना है कि हम न्यूक्लियर जो वेपन्स हैं वो अपने पास रख सकते हैं क्योंकि हमें हमारे डिफेंस की ज़रूरत है, इसलिए। तो ये है उत्तर कोरिया, नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया के लीडर किम जोंग उन के द्वारा ये अभी हाल ही में पास किया गया। पिछले कुछ टाइम में, या फिर अगर केवल 2022 की ही बात कर दें, तो रिकॉर्ड तोड़ इन्होंने टेस्टिंग करी हुई है डिफरेंट डिफरेंट तरीके के वेपन्स की। इसके अलावा इन्होंने इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स का भी परीक्षण किया हुआ है। सो डोंट नो कि नॉर्थ कोरिया क्या सोच रहा है, बट हाँ, आसपास के सिनेरियोज को देखते हुए वो अपने लिए बहुत रेडी है। बाकी जो किम जोंग उन है, ये हमेशा सुर्खियों में रहते हैं अपने डिसीजंस की वजह से। अभी कुछ टाइम पहले इसी साल नॉर्थ कोरिया में 2019 से लेकर आज तक कोई भी कोविड का केस देखने को नहीं मिला था, लेकिन इस साल पहला केस आया था तो पूरे देश भर में इन्होंने लॉकडाउन लगा दिया था। नॉर्थ कोरिया की कैपिटल है प्योंगयांग, साउथ कोरिया की कैपिटल है सियोल, इसराइल की कैपिटल जेरूसलम और चाइना की कैपिटल बीजिंग। अगला क्वेश्चन है, जो आपको पिक्चर में दिख रहे हैं इनका नाम है कमल नारायण सिंह। अभी हाल ही में इनका निधन हो गया और ये भारत के सीजीआई रह चुके थे सबसे कम टेन्योर के। तो ये कौन से सीजीआई थे भारत के? तो आपको ध्यान रखना है, ये भारत के 22वें सीजीआई थे, 22nd सीजीआई। जैसे इस टाइम पे भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यू ललित हैं, उदय उमेश ललित, तो ये भारत के 49वें सीजीआई हैं। तो उसी तरीके से कमल नारायण सिंह जो हैं, ये 22वें सीजीआई थे। और आपको पता है ये कितने टाइम पीरियड तक केवल सीजीआई रहे थे? 17 दिन। 17 दिन केवल ये इस पोस्ट पे रहे हैं। तो ये आपको एक स्टैटिक जीके का भी क्वेश्चन यहाँ पर मिल जाता है कि भारत के सबसे कम टेन्योर तक सर्व करने वाले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? ये है कमल नारायण सिंह। और ये जब सीजीआई बने थे, ये दिवस था 25 नवंबर 1991, और 25 नवंबर से ये 12 दिसंबर 1991 तक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे। 17 दिन का कार्यकाल था केवल इनका। अभी इनकी उम्र 95 वर्ष थी जब इनका निधन हुआ है। अभी हाल ही में 9/11 की जो भयावह घटना थी, इसकी कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? तो 9/11 जो हुआ था, ये हुआ था 2001 में और अभी चल रहा है 2022। तो इस बार इसकी 21वीं वर्षगांठ मनाई गई है। और 9/11 के बारे में तो आपको पता ही है, न्यूयॉर्क में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर और ट्विन्स टावर दोनों को यहाँ पर डिस्ट्रॉय कर दिया गया था एक प्लेन को हाईजैक करके। ये घटना है 11 सितंबर 2001 की। इसी को 9/11 बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में केरल विधानसभा में नए स्पीकर के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है? केरल में पिनाराई विजयन की सरकार चल रही है। यहाँ के गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान। और यहाँ की असेंबली में स्पीकर के रूप में अपॉइंट किए गए हैं एन शमशीर। क्या नाम है इनका? एन शमशीर। और अगले 5 साल का अब इनका सत्र रहेगा। 24 सितंबर से ये अपना पदभार संभालेंगे। इन्होंने एमबी राजेश को सक्सीड किया है, अभी तक यही स्पीकर थे वहां पर। अगला क्वेश्चन है, नागालैंड का ये कौन सा गांव है जहां पर पहली बार नागा मिर्च फेस्टिवल का आयोजन किया गया है? तो नागालैंड में अभी हाल ही में ये है सैयामा। क्या बोलते हैं इसको? सैयामा। जहां पर पहली बार मिर्च महोत्सव का शुभारंभ किया गया। नागालैंड की जो ये मिर्च है, इसको बोलते हैं किंग चिली। क्या बोलते हैं? किंग चिली। ये काफ़ी तीखी मिर्च होती है। इसका यूज़ नागालैंड के जो फूड्स हैं उनमें, काफ़ी सारे ऐसे फूड्स हैं जिसमें सूप्स का यूज़ किया जाता है।
तो उन सूप्स को तीखा करने के लिए इस मिर्च का यूज किया जाता है। ये बहुत ही तीखी मिर्च है, सिक्किम की दाले खुरसानी मिर्च की तरह। इवन इतना ही नहीं, वहाँ के जो स्टीम्ड फूड्स होते हैं जैसे मोमोज वगैरह, तो उनके साथ भी इस मिर्च का यूज सॉसेस में किया जाता है। नागालैंड के अंदर पहली ऐसी वस्तु किंग चिली है जिसको जीआई टैग भी मिला था। तो ध्यान रखना, नागालैंड को सबसे पहले जीआई टैग किंग चिली के लिए ही मिला था। तो मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के तहत इसको प्रमोट किया जा रहा है, और आने वाले टाइम में नागालैंड के ऐसे किसान जो कि किंग चिली को उत्पादन करते हैं, उनके लिए अच्छी न्यूज़ हो सकती है कि इंटरनेशनल मार्केट में वो इसे एक्सपोर्ट कर पाएंगे। नागालैंड में इस टाइम पे नेपियर योग की सरकार है। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में 2022 का इटालियन फार्मूला वन ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है? तो इस बार का इटालियन फार्मूला वन जीता है मैक्स वर्स्टपन ने। मैक्स वर्स्टपन जो हैं ये बेल्जियम के खिलाड़ी हैं और रेड बुल टीम से खेलते हैं। अभी तक मैक्स वर्स्टपन अपनी लाइफ में 31 फार्मूला वन रेस जीत चुके हैं टोटल। सेकंड नंबर पे चार्ल्स लेरक रहे और थर्ड नंबर पे जॉर्ज रसल रहे। मैक्स वर्स्टपन जो है ये तो रेड बुल टीम से खेलते हैं, चार्ल्स लेरक ये फरारी टीम से खेलते हैं, और जो जॉर्ज रसल है ये मर्सिडीज टीम से खेलते हैं। इसके अलावा इसी महीने में अभी एक सप्ताह पहले ही 4 सितंबर के दिन इन्होंने डच फार्मूला वन भी जीती है। क्या जीता है? डच फार्मूला वन। तो ध्यान रखिएगा, 2022 में डच फार्मूला वन और इटालियन फार्मूला वन दोनों मैक्स वर्स्टपन ने जीता है। अगला क्वेश्चन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा अभी हाल ही में कितनी फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन है जिनके ऊपर जुर्माना लगाया गया है क्योंकि इन्होंने आरबीआई के नॉर्म्स का वायलेशन किया है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अभी हाल ही में टोटल 3 संस्थाओं के ऊपर जुर्माना लगाया है। एक तो इंडस्ट्रियल बैंक ऑफ कोरिया है, ये कोरिया का बैंक है भारत में। इनके ऊपर 36 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है क्योंकि इन्होंने केवाईसी नॉर्म्स का वायलेशन किया है। इसके अलावा दूसरा है वूरी बैंक, ये बांग्लादेश का बैंक है। इनके ऊपर 59.10 लाख का जुर्माना लगाया है, मतलब करीब करीब 59 लाख आप बोल सकते हो जुर्माना इनके ऊपर लगाया गया है। इन्होंने भी केवाईसी नॉर्म्स का वायलेशन किया है। और तीसरी है भारत की संस्था इंडिया बुल्स कॉमर्शियल क्रेडिट, इसका हेडक्वार्टर है गुरुग्राम। इनके ऊपर 12.35 लाख का जुर्माना लगाया गया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1935 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई और इसके गवर्नर हैं इस टाइम पे शक्तिकांत दास। अब मेरा क्वेश्चन आज का आपसे ये है कि आपको बताना है कि 2034 में जो एशियन गेम्स खेले जाएंगे इनका आयोजन कहां पर किया जाएगा? कमेंट बॉक्स में जल्दी से लिखकर बताइए मुझे। इसके अलावा आप किसी भी एसएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे की कर रहे हैं, डिफेंस की कर रहे हैं, या फिर राज्य के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप मेरा जीएसजीके का फाउंडेशन बैच इस टाइम पे ज्वाइन कर सकते हो। यह आपके लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन है। इसके अलावा आपको कोई भी किताब लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप इतने सारे एग्जाम्स के लिए केवल इस एक कोर्स की मदद से आराम से क्वालिफाई कर सकते हो। मेरा आपको दावा है, आपका कोई भी बैकग्राउंड हो, चाहे साइंस का बैकग्राउंड हो, चाहे कंप्यूटर बैकग्राउंड हो, आप हर तरीके से कैपेबल होगे इस एग्जाम को क्लियर करने में, क्योंकि यहाँ पर मैं हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, साइंस, इकोनॉमिक्स सब कुछ आपका कवर करा रहा हूँ। इस बैच का डायरेक्ट लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप वहां से इसको सब्सक्राइब करके ले सकते हो। डिस्काउंट कोड वरुण 777 है, आपको पता ही है। अनलॉक 20 ऑफर चल रहा है, इस टाइम पर फ्लैट 20% का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। तो अभी की बात यहीं तक रहेगी। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय, आपका दिन मंगलमय हो।